आज हम करेंगे कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो है प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट में किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, किस तरह से निर्धारित होता है। हमने IS-LM कर्व के बारे में पढ़ लिया था कि IS कर्व किस तरह से डेरिवेट होती है, LM कर्व किस तरह से डेरिवेट होती है। IS कर्व की जो स्लोप होती है दैट इज नेगेटिव एंड जो LM कर्व है उसकी स्लोप जो होती है पॉजिटिव। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहाँ ये ई बिंदु जो है वो एक ऐसा बिंदु है जहां पे मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है और प्रोडक्ट मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है, जो हमें अटेन करना है। इस लेवल पर इतनी इनकम आ जाएगी, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निर्धारित हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए अच्छे से देखें कि अगर डिसइक्विलिब्रियम आ जाए इकोनॉमी में तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, क्या अवस्था है उस टाइम पे। हमने बिंदु लिए हैं एक A, B, C, D, F, G, H, I। इस तरह से हमने बिंदु लिए हैं 8 बिंदु, और जो 9th बिंदु है E पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम E से हट जाते हैं, कहीं भी और चले जाते हैं तो क्या पोजीशन रहती है। तो जैसे कि हमने किया था कि IS कर्व के अगर हम राइट साइड होते हैं तो सेविंग ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है इस के ऊपर की तरफ, इस तरफ। अगर इसके नीचे की तरफ देखें तो हमेशा सेविंग ज्यादा कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, क्योंकि इस लाइन के नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग निवेश ज्यादा करना चाहते हैं लेकिन सेविंग कम हो जाती है। तो IS कर्व की पहले समझ लीजिए, IS के जो राइट साइड जितने भी बिंदु आएंगे उन सभी पे हमने क्या लिख देना है कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। जैसे A बिंदु भी क्या है IS कर्व के राइट साइड, B बिंदु भी क्या है राइट साइड, और G बिंदु भी राइट साइड है। A बिंदु पे सेविंग ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से, और B बिंदु पर भी S ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ मनी मार्केट तो इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि LM कर्व के ऊपर है हम यहाँ पे, लेकिन IS कर्व से अलग है, उससे हम दूर हो चुके हैं। तो वहां पे क्या है कि राइट साइड है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब आ जाइए नीचे की तरफ, IS कर्व के नीचे के सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी सेविंग से। नीचे कौन कौन से बिंदु है, D है, C है और I है। D बिंदु पर भी क्या है इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग आ जाएगी, C बिंदु पर भी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, और I बिंदु पर भी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग आ जाएगी। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर भी सारी जगह जो IS कर्व है उसके नीचे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और राइट साइड सेविंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पे LM कर्व तो संतुलन में है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट संतुलन में नहीं है। अब आ जाइए LM कर्व पर, ये LM कर्व, इसके राइट साइड जो होती है मनी डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसके इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। ऑब्वियस है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो हम ज्यादा सेविंग्स करते हैं, मनी की डिमांड जो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और मांग कम हो जाएगी। उसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी की मांग जो है वो ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम इसके राइट साइड के बिंदु ले लेते हैं। LM कर्व के राइट साइड के बिंदु कौन सा है, B, C और H। B बिंदु पर अल्फा और मनी डिमांड इज ग्रेटर देन मनी सप्लाई। सेम H बिंदु IS तो इक्विलिब्रियम में है लेकिन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है। मनी डिमांड इज ग्रेटर देन मनी सप्लाई। अल्फा लिक्विडिटी, जो तरलता की जो प्रेफरेंस की जाती है, मनी को कैश होने की वजह से कैश को किसी भी रूप में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी लिक्विड फॉर्म होती है। जैसे कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि इसको किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है, उसी तरह मनी की एक प्रॉपर्टी है केन्स के अकॉर्डिंग इसको किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है, दैट इज मोस्ट लिक्विड फॉर्म। इसीलिए से लिक्विडिटी, उसकी लिक्विडिटी के कारण इसको प्रेफर किया जाता है। तो C बिंदु पर भी क्या आ जाएगा, L इज ग्रेटर देन M। अब इसके राइट साइड चलिए, इसके राइट साइड पे यहाँ पे भी क्या है, अब मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमांड, मनी सप्लाई ग्रेटर देन मनी डिमांड। यहाँ पे भी मनी सप्लाई ग्रेटर देन मनी LM कर्व के हमने किस तरफ लेना है, LM कर्व के लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सभी जगह निशान लगा देंगे हमने। हमें दोनों बाजार जो है संतुलन में चाहिए। अगर हम IS बिंदु का कोई भी बिंदु लेते हैं उसमें प्रोडक्ट मार्केट तो संतुलन में है लेकिन मनी मार्केट नहीं है। अगर LM कर्व का भी कोई बिंदु लेते हैं तो वहां मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो दोनों कहाँ पे हैं, E पर। अब ये इक्विलिब्रियम है वो अपने आप ही स्टोर हो जाता है, किस तरह से अभी हम समझेंगे दूसरे डायग्राम्स के साथ। अब देखिए शुरू में हमारा जो LM कर्व और IS कर्व है A बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है इकोनॉमी में, इतनी नेशनल इनकम है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब सोचिए कि डिस्टर्बेंस होगी, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 पर आ
इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे हैं तो प्रोडक्ट मार्केट हमें क्या बता रही है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग होगी तो ऑब्वियस है इनकम बढ़ेगी मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू। हमने किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होती है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से इनकम बढ़ जाती है, तो हमारी इनकम कहाँ चली जाएगी, बढ़ के यहाँ तक चली जाएगी Y2 पर, इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं B बिंदु पर, अब यहाँ पे पोजीशन देखिए कि IS कर्व तो इक्विलिब्रियम में होगी ऑटोमेटिक। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, LM कर्व जो है वो डिसइक्विलिब्रियम मार्केट में, डिसइक्विलिब्रियम में है। कारण क्योंकि LM कर्व के राइट साइड में मनी डिमांड मनी सप्लाई से ज्यादा होती है। जब मनी की डिमांड ज्यादा होगी ऑब्वियस है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, हम R पर चले जाएंगे, तो दोबारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि अपने आप ही जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और ऑटोमेटिकल एडजस्टमेंट्स हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में अपने आप मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट जो है वो अपने आप आपस में चेंजेस कर लेती हैं। जैसे कि अगर प्रोडक्ट मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में है तो इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। अगर यही अगर यहाँ पे होते तो यहाँ क्या पोजीशन आ जाती, इन्वेस्टमेंट सेविंग की। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे LM का तो इक्विलिब्रियम में है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेविंग ज्यादा होगी, ऑब्वियस है जब सेविंग ज्यादा होगी तो ब्याज क्या हो जाएगा, कम होगा ही होगा। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ अगर IS का तो इक्विलिब्रियम है, LM का इधर है, तो मनी की डिमांड जो है वो कम होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो जाएगा, हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है, तो ऑब्वियस है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भी कम होगा, इनकम कम हो जाएगी। जब भी सेविंग ज्यादा होती है तो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर नेगेटिव काम करेगा, तो हम इनकम कम हो जाएगी, तो हम यही वापस आ जाएंगे घूम फिर के। इट मीन्स क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है ऑटोमेटिकल अटेन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि IS-LM कर्व के जो शिफ्टिंग है उसमें शिफ्ट होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। शुरू में देखिए IS कर्व हमारे यहाँ पे LM कर्व कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट आपस में, इक्विलिब्रियम है। जो राष्ट्रीय आय है हमारी OY है और रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है। अब क्या हुआ, हमारी जो IS कर्व है ऊपर शिफ्ट हो गई। IS कर्व का ऊपर शिफ्ट होना मीन्स इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गई और यही बढ़कर चले गए। उसी तरह नीचे आ जाना मीन सेविंग का बढ़ जाना और जो इन्वेस्टमेंट है उसका कम हो जाना। तो इधर इन्वेस्टमेंट कम होती है, उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इधर सेविंग कम होती है, इधर सेविंग बढ़ती है, उल्टा होता है। यहाँ पे अगर सेविंग बढ़ती दिखानी है तो नीचे शिफ्ट होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ती दिखानी है तो ऊपर शिफ्ट होगी। तो हम यहाँ पे आ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया और इनकम भी कम हो गया। मीन्स इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम भी बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट के कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और इनकम भी कम हो जाती है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे LM जो है वो शिफ्ट हो रही है। शुरू में हम E बिंदु पर थे, OY इनकम थी हमारी, OR जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट था। मनी सप्लाई बढ़ गई, LM कर्व शिफ्ट होकर LM1 बन गई। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो राइट साइड जाती है, मनी सप्लाई कम होती है तो लेफ्ट जाएंगे। अगर मनी डिमांड बढ़ती है तो हम इधर जाएंगे, मनी डिमांड कम होती है तो इस तरफ जाएंगे। तो शुरू में हम यहाँ पर थे, अब क्या है, मनी सप्लाई बढ़ गई है और मनी डिमांड कम हो गई है, तो हम यहाँ चलेंगे। मनी डिमांड कम होने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई का बढ़ जाना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करता है। हम इस तरफ आ गए, इनकम कम हो गई। मीन्स मनी सप्लाई के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ जाती है इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू। उसी तरह अगर मनी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से LM कर्व जो है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो इनकम है वो कम हो जाएगी मल्टीप्लायर के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से। इधर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इधर नेगेटिव इम्पैक्ट है। इट मीन्स LM जो है उसका रिलेशनशिप क्या है, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और इनकम बढ़ेगी। उसी तरह मनी सप्लाई अगर कम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और इनकम कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम्स निकाल सकते हैं इकोनॉमी में, जहां प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट दोनों भी संतुलन में होते हैं। अब हम देखें कि IS कर्व से किस तरह, IS-LM कर्व इक्विलिब्रियम से किस तरह हम एग्रीगेट डिमांड कर्व की डेरिवेशन कर सकते हैं। शुरू में
हमारे पास इक्विलिब्रियम में ई सेम ISLM कट करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसी लेवल पर यहाँ है, और ये कीमत स्तर है जनरल प्राइस लेवल OP। अब क्या हुआ कि मान लीजिए इकोनॉमी में कीमतें बढ़ गई, OP से OP1 हो गई है। जब प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से जो मनी की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें जो मनी है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है परचेज करने के लिए। तो दैट इज रीजन कि LM कर्व जो है LM1 हो जाती है, मनी डिमांड यहाँ पे बढ़ गई है तो हम E1 पर चले गए हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो गया है। उसी तरह यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमने इनकम इतनी रह जाएगी, कीमतों के बढ़ने की वजह से इनकम लेवल जो ये आ जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम E1 बन गया। उसी तरह अगर कीमतें कम हो जाती हैं, P2 पर चले जाते हैं, तो अब मनी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हमें जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो LM कर्व शिफ्ट होकर यहाँ तो इनकम अब ये आएगी, तो इसको हम P और इसके साथ मिला देंगे। तो अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड जो है कर्व डेरिवेट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि LM कर्व की जो शिफ्टिंग है उसका क्या प्रभाव पड़ता है एग्रीगेट डिमांड की शिफ्टिंग के ऊपर। अब यहाँ वहां जो पिछला केस किया था हमने, कीमत पहले बदलती थी, उसका प्रभाव LM कर्व पर पड़ता था, जिसकी वजह से इनकम चेंज होती थी। अब यहाँ क्या है कि मनी सप्लाई अपने आप चेंज हो रही है, उसका कीमतों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मनी सप्लाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है मांग के ऊपर। अब सबसे पहले देखिए इक्विलिब्रियम था, ये सिंपल जैसे मैंने पहले डेरिवेट की थी, शुरू में ये AD कर्व है, ये LM कर्व, ये IS कर्व, इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, जनरल प्राइस लेवल OP है। अब क्या हो गया कि मनी सप्लाई किसी और कारणों की वजह से, चाहे RBI ने मनी सप्लाई बढ़ा दी या कोई और कारण है इकोनॉमी में, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो बैंकिंग सिस्टम है, क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जो है मनी सप्लाई बढ़ गई है इकोनॉमी में, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, LM1 पर जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियस है कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसकी वजह से इनकम बढ़ेगी। तो ये बढ़ी हुई इनकम, लेकिन कीमत उतनी ही है, ऑब्वियस है, क्योंकि कीमत चेंज नहीं हुई है, केवल मनी सप्लाई में परिवर्तन हुए हैं, तो उसकी वजह से इनकम बढ़ गई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब बढ़ी हुई आय आप लोगों के पास आएगी इकोनॉमी में, कीमत स्तर वही है, कीमतें तो बढ़ी ही नहीं। इट मीन्स क्या है कि आप जो है वस्तुओं की मांग जो है वो ज्यादा करोगे, तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर ऊपर चली जाएगी। उसी तरह अगर मनी सप्लाई कम हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगी इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में इनकम कम होगी लेकिन कीमतों का स्तर तो वही है, वो तो चेंज हुआ ही नहीं, तो अब आपके पास पैसे कम है लेकिन कीमतें उतनी ही हैं, तो आपके प्रोडक्ट की मांग, जो आप चीजें खरीदते हो इकोनॉमी से, उनकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स मनी सप्लाई के बढ़ने से मांग बढ़ती है, मनी सप्लाई के कम होने से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती है। थैंक यू।